गुड इवनिंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वाक्य शुद्धि देख रहे थे और वाक्य शुद्धि में ये जो क्लास है ये पांचवी और अंतिम क्लास है, क्योंकि वाक्य में होने वाली त्रुटियां या अशुद्धियां जो है वो लगभग हम लोग देख चुके थे, कुछ बाकी था। तो वाक्य शुद्धि में सर्वनाम संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, सर्वनामिक और अन्य जो भी चीज़ें थी, जैसे कि क्रिया संबंधी थी, कारक संबंधी थी, ये सभी चीज, ये क्रिया बची हुई थी। और कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, अनुपयुक्त पद संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, ये सब प्रकार की जो अशुद्धियां थी वो देख चुके हैं। आज सबसे पहले हम लोग जो अशुद्धियां देखेंगे वो देखेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि नंबर 1 कि क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियों से क्या प्रभाव पड़ता है वाक्य पर और किस प्रकार गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है, इसको देख लेते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, ये चीजें जहां उचित क्रियापदों के साथ, जहां पर जिस वाक्य में उचित क्रियापदों के साथ क्रिया का प्रयोग नहीं होता है वहां पर क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती है। ये सभी चीजें आपको समझ में आएगी वाक्य से ही, अर्थात उदाहरण से ही, परिभाषा से ये समझने वाली चीजें नहीं हैं। जैसे एक वाक्य लिखे कि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी, एक वाक्य है। तो मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी ये गलत वाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा देखी नहीं, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। क्या हो जाएगा सही इसका उत्तर? मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, ये हुआ सही उत्तर इसका। तो प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, आम खा के देखो। सरल उदाहरण है, आम खा के देखो। अगर इस वाक्य को देखें तो लग तो रहा है कि ये वाक्य सही है। आम खा के देखो, ठीक है, आम खा के देखो। अगर इस वाक्य को देखें तो ये लग रहा है सही है ना? सही, आम खा के देखो सही है कि गलत वाक्य है? बोलिए, ये आम खा के देखो वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध लग रहा है ना? ये अशुद्ध शब्द है। सही शब्द क्या होगा? आम खाकर देखो। आई बात समझ में? अब क्यों गलत हुआ ये समझिए। क्रिया के साथ कभी भी के का प्रयोग नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिए कि क्रिया के साथ के का प्रयोग नहीं होता है, के का प्रयोग नहीं होता है, क्रिया के साथ के का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। आगे लिखिए, वह पढ़ कर के सो गया। नंबर 3 उदाहरण, वह पढ़ कर के सो गया। अगर इस वाक्य को देखें तो फिर गलत वाक्य हो गया, क्योंकि क्या आ गया तो ये हो गया शुद्ध वाक्य। शुद्ध कैसे हुआ? वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया, ये हुआ सही वाक्य इसका। तो इस प्रकार की त्रुटियां होती है क्रिया में। क्रिया के साथ कभी भी के का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उदाहरण देखते हैं। 3 हुआ, और भी देखिए नंबर 4 लिखिए, मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी।
इस वाक्य को देखा जाए कि मेरे वो नौकर ने नौकरी त्याग दी, तो ये भी वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नौकर ने नौकरी त्याग दी नहीं, नौकरी छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि ये कोई पोस्ट नहीं था जो त्याग दिया उसने। मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी, ये हुआ अब शुद्ध वाक्य। क्योंकि त्याग दी, अगर कोई पोस्ट होता, किसी पद पर होता, तो वहां त्याग दिया हो सकता है, लेकिन अगर कोई पोस्ट ही नहीं है, नौकर है, तो वो कौन सा पोस्ट है, तो इसलिए वहां पे नौकरी छोड़ दी। और लिखिए, उसने मुझसे प्रश्न पूछा। इस वाक्य को देखिए, शुद्ध या अशुद्ध है? उसने मुझसे प्रश्न पूछा। अगर इस वाक्य को देखा जाए कि उसने मुझसे प्रश्न पूछा, तो ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे प्रश्न पूछा नहीं, उसने मुझसे प्रश्न किया। उसने मुझसे प्रश्न किया, ये हुआ अब शुद्ध वाक्य। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है वो कहलाती है क्रिया संबंधी त्रुटि। और देखिए महत्वपूर्ण वाक्य और भी देख लीजिए। उसने मेरा गाना और घर देखा। नहीं, तो ये तो ऐसे भी शुद्ध, गाना देखा नहीं जाता है, गाना सुना जाता है, तो ये वाक्य ऐसे भी अशुद्ध है। चलिए और वाक्य लिखिए, इसका उदाहरण कम से कम एक दो ठो। भीतर प्रवेश करना निषेध है। भीतर प्रवेश करना निषेध है। भीतर प्रवेश करना निषेध है। इस वाक्य को देखें तो ये भी गलत वाक्य है। क्यों? क्योंकि भीतर प्रवेश करना निषेध है, नहीं, प्रवेश निषेध है। जो भीतर ही है तो प्रवेश क्यों? दो शब्द क्यों आएंगे? एक यहाँ आएगा प्रवेश करना भीतर, और एक निषेध, तो ये दो शब्द नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? भीतर, या इसको सीधा लिखिए, प्रवेश निषेध है, भीतर प्रवेश नहीं, प्रवेश निषेध है। ये वाक्य हुआ अब शुद्ध। भीतर प्रवेश करना निषेध है, नहीं, प्रवेश निषेध है, ये वाक्य हुआ शुद्ध। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है इसको बोलते हैं वाक्य संबंधी त्रुटि। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देखते हैं कि विराम संबंधी जो अशुद्धियां होती है, तो पहले ये जानिए कि विराम चिन्ह होता क्या है, और तो विराम जो चिन्ह होते हैं वो समझ में आएगा। तो इसमें पहले आज विराम चिन्ह को देख लीजिए। विराम चिन्ह, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विराम चिन्ह, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। विराम चिन्ह क्या होता है, पहले इसके बारे में एक दो लाइन लिख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। विराम चिन्ह लिखिए, किसी वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए, किसी वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए, किसी वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसी वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह क्या हुआ, तो ये समझ में आ गया होगा कि वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे, और हिंदी में विराम चिन्ह
का प्रयोग जो है वो अंग्रेजी से आया है। हिंदी में इस प्रकार के कोई विराम चिन्ह नहीं थे, लेकिन व्याकरणगत नियमों को जानने के लिए जो प्रयोग किया गया है विराम चिन्ह का, वो कहाँ से आया है, तो वो हिंदी से आया है, अंग्रेजी से आया है। तो लिख सकते हैं एक लाइन ये भी कि हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग, हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजी व्याकरण अर्थात अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण की देन है। इससे पहले हिंदी में कोई किसी प्रकार का कोई चिन्ह चान्ह नहीं था, ठीक है, और ना ही संस्कृत में है। आज भी संस्कृत में विराम चिन्ह नहीं होते हैं, जो भी हैं वो अंग्रेजी से आए हैं और उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए, उसका नाम क्या है वो लिख लीजिए। तो एक बात लिखिए कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, इसका नाम लिखिए। क्या हो गया आपका ऑफिस में? ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखिए नंबर 1 में अल्प विराम। नंबर 1 अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह होता कैसे है, तो अल्प विराम का चिन्ह होता है कोमा। ये है अल्प विराम, ठीक है, ये जो हम लोग करते हैं ना, ये कोमा जो देते हैं ये कहलाता है अल्प विराम, ठीक है। नंबर 2 अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम कैसे होता है, तो अर्ध विराम होता है एक शून्य और एक कोमा, ऊपर शून्य और नीचे कोमा जो का जो चिन्ह होता है ये कहलाता है अर्ध विराम। नंबर 3 पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कैसे होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है बस ये एक पाई खड़ा। नंबर 4 प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कैसे होता है, तो ये हो गया ये हो गया प्रश्नवाचक। नंबर 5 में लिखिए विस्मयादि बोधक या संबोधन। विस्मयादि बोधक या इसको संबोधन भी बोलते हैं या संबोधन। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है बस ये कहलाता है विस्मयादि बोधक या संबोधन का चिन्ह। नंबर 6 पे आइए इकहरा आवरण चिन्ह। इकहरा, इकहरा आवरण चिन्ह और इकहरा इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह। अगर इकहरा अवतरण चिन्ह की बात करें तो ये कैसे होता है, ये होता है इधर से और इधर से, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा जो ऊपर से देते हैं इस प्रकार के, वो कहलाता है इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह कहलाता है ये जो ऊपर से इन्वर्टेड कॉमा देते हैं एक ठो वो। नंबर 7 नंबर 7 में लिखिए दोहरा, दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह की बात करें अर्थात ऊपर से 2। नंबर 8, नंबर 8 में आ जाइए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की बात करें तो ये कैसे होता है, ये इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इस रूप में। निर्देशक चिन्ह होता है उप विराम चिन्ह। नंबर 9
उपविराम चिह्न। उपविराम चिह्न क्या क्या होता है? उपविराम चिह्न। उपविराम चिह्न का प्रयोग कैसे करेंगे? उपविराम चिह्न का प्रयोग कहलाता है बस ये डबल जीरो जो कहलाता है, ये उपविराम चिह्न कहलाता है। 10वां यहाँ लिख लीजिए, फिर अगले पेज में चलते हैं। नंबर 10 में लिख लीजिए योजक या समास चिन्ह। इसको योजक या समास चिह्न बोलते हैं। योजक या समास चिह्न। तो योजक और समास चिह्न कैसे होता है? तो योजक और समास चिन्ह जो होता है वो भी इसी प्रकार का होता है, ये कहलाता है योजक और समास चिह्न। 10 लिखिए, फिर अगले पेज में चलते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिह्न। तो 10 हो गए। नंबर 11, नंबर 11 में लिखिए भावबोधक चिह्न। कितना नंबर था जी? 10। 11वां में लिखिए भावबोधक चिह्न। भाव बोधक चिह्न। अगर भावबोधक चिह्न की बात करें तो वो कैसे होता है? वो बस इस रूप में होता है जिसको हम लोग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। नंबर 12 में लिखिए संकेतक चिह्न। संकेतक चिह्न। संकेतक चिह्न में स्टार बना दिया जाता है। ये हो गया संकेतक चिह्न। ठीक है। संकेतक चिह्न के बाद आगे लिखिए नंबर 13 विस्मरण। विस्मरण इसी को बोलते हैं हंस पद। विस्मरण या हंस पद चिह्न। विस्मरण या हंस पद चिह्न, इसकी बात करें तो कैसे होता है? ये होता है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये कहलाता है हंस के पद के समान। इस प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं हंस पद या विस्मरण चिह्न। आगे लिखिए संक्षेपण या लाघव चिन्ह। संक्षेपण या लाघव चिह्न। संक्षेपण या लाघव चिह्न का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है? इसको बोलते हैं शून्य के जैसा होता है संक्षेपण या लाघव चिह्न। समता सूचक नंबर 15। आगे लिखिए समता सूचक या इसी को बोलते हैं तुल्य बोधक। समता सूचक को क्या बोलते हैं? अगला इसी का एक नाम क्या है? तुल्यता बोधक। समता सूचक या तुल्यता बोधक। तुल्यता बोधक चिह्न ये कैसे होता है? जो समता अर्थात समानता को बतलाता है या तुल्यता, इसको बोलते हैं बराबर वाला जो चिन्ह होता है इक्वल टू का। ये नंबर 16 हो जाएगा ना। नंबर 16 में लिखिए दीर्घ अंतराल या लोप चिह्न। दीर्घ अंतराल या इसी को बोलते हैं लोप चिह्न। लोप चिह्न ये कैसे होता है? तो बस यही है दीर्घता बोधक या ये वाला जो चिन्ह होता है वो दीर्घ अंतराल या लोप चिन्ह कहलाता है। इसके बाद कितना हो गया? 16। नंबर 17 में लिखिए विवरण चिह्न। विवरण चिह्न लिखाए थे क्या? विवरण
नहीं, निर्देशक चिन्ह लिखा है, विवरण चिन्ह नहीं लिखाए हैं। तो लिखिए विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। अगर विवरण चिन्ह की बात करें तो ये कैसे होता है, ये होता है इस रूप में, ये कहलाता है विवरण चिन्ह। चलिए एक दो ठो और बचा है, इसको अगले पेज में देखते हैं। लिखिए जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखे हैं बस वो चिन्ह है, सब में ब्रैकेट लगा दिए हैं, ब्रैकेट के अंतर का जो चिन्ह, ये चिन्ह जो होता है योजक, ये चिन्ह कहलाता है। उप विराम चिन्ह, ये डबल बिंदी जो है, निर्देशक चिन्ह, ये जो माइनस वाला चिन्ह है, इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग कैसे होता है वो भी हम बताते हैं। तो कितना हुआ, 17। नंबर 18 में लिखिए पुनरुक्त चिन्ह। पुनरुक्त चिन्ह, पुनरुक्त चिन्ह कैसे होता है, ये नीचे से डबल इन्वर्टेड, ठीक है। और एक होता है विकल्प बोधक चिन्ह, 19वां विकल्प बोधक चिन्ह। विकल्प बोधक चिन्ह कैसे होता है, विकल्प बोधक का मतलब इसके अलावा, या इसको ऐसे दे देते हैं ये वाला, ये कहलाता है विकल्प बोधक चिन्ह। एक ठो कोई छूटा है ना, एक होता है समापन चिन्ह, 20वां लिख लीजिए, समापन चिन्ह। पर्याप्त चिन्ह हो गया आप लोग के लिए। समापन चिन्ह, समापन चिन्ह कैसे होता है, समापन चिन्ह होता है इस रूप में, ये कहलाता है समापन चिन्ह, ठीक है। तो ये प्रमुख विराम चिन्ह थे जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है इसको जानना है। जैसे पहला था पूर्ण विराम, ठीक है, पहला क्या था, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो सबको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले पूर्ण विराम से शुरू करते हैं। चलिए लिखिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। नंबर 1 पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह क्या था, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई भी वाक्य पूर्ण हो जाती है, ठीक है। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग दो कारणों से होता है। पहला कहाँ होता है, जिस वाक्य में प्रश्न को छोड़कर अन्य कोई भाव चिन्ह हो, ठीक है, वहां पे इसका प्रयोग होता है। या फिर इसका प्रयोग अन्य कहाँ होगा, या फिर छंद के जो सम चरण होते हैं, हिंदी में जब छंद पढ़ते हैं, छंद नहीं समझ, कविता समझ रहे हैं ना, तो 4 चरणों वाली कविता होती है, उसके अंत में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आप लोग को बता देते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला प्रयोग जो इसका होगा, पहला प्रयोग कहाँ होगा कि इस चिन्ह का प्रयोग 2 कारणों से होता है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि जिस वाक्य में प्रश्न को छोड़कर अन्य कोई भी चिन्ह आ जाए, अन्य कोई भी भाव चिन्ह आ जाए, उस वाक्य की समाप्ति में इसका प्रयोग होता है। अगर किसी वाक्य में प्रश्न नहीं हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्न है, तो अगर कोई प्रश्न आ गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर अन्य कोई भी चिन्ह रहे, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर अन्य कोई भी चिन्ह रहे, तो उस वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है पूर्ण विराम का। एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति हो गई कि अगर छंद है, 4 चरणों वाली जो छंद होते हैं 4 चरण के, तो उन चरणों के अंत में, ठीक है, सम चरणों के अंत में, सम चरण का मतलब क्या होता है, जैसे 4 चरण हुआ तो 1 2 3 4, तो सम चरण कौन कौन सा है, 1 2 और 4, तो दूसरे और चौथे के अंत में ये चिन्ह लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वहां होता है 2 स्थिति में। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे डायरेक्ट उदाहरण समझिए, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, पूर्ण विराम लग गया। नंबर 2
हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, पूर्ण विराम लग गया। एक उदाहरण और लिख लीजिए, यह पुस्तक अच्छी है, पूर्ण विराम लग गया। तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। तो ये किसमें हुआ कि अगर कहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ना होकर अन्य कोई भी चिन्ह आता है तो वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावे देखें तो इसके अलावे कहाँ होता है, तो छंद के सम चरणों में इसका प्रयोग होता है। कहाँ पे, छंद के सम चरणों में। अब छंद का सम चरण में देखें, जैसे कवितावली की एक लाइन है, आप लोग को याद होगा, खेती का ये खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, और बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। ठीक है, तो छंद चरणों में हो रहा है। जैसे खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, यहाँ पे क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा अर्थात कोमा लगेगा। लेकिन अगर ये लाइन दूसरी चरण में आ जाए तो सम चरण में होता है, तो पहला चरण में नहीं। उदाहरण से ही समझिए, नंबर 4, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली। ये हुआ पहला चरण। तो पहला चरण में तो पूर्ण विराम नहीं लगता है, कब कहाँ लगता है, दूसरे और चौथे में। तो ये तो पहला चरण हो गया। तो खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, और लिखिए बनिक, बनिक को बनिज ना, बनिज, बनिज बोलते हैं व्यापार को, अब बनिक मतलब बनिया, बनिक को बनिज, बनिक को बनिज ना चाकर, चाकर मतलब नौकर, चाकर को चाकरी, चाकर को चाकरी। यहाँ लग गया पूर्ण विराम। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, अब बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। अगला लाइन था, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन से कहाँ जाए का करी। तो अगला लाइन देखें तो क्या था, जीविका विहीन लोग, जीविका मतलब रोजगार, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, सोच बस, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन से, कहे एक एकन से, एक एकन से मतलब एक दूसरे से कह रहे हैं, कहे एक एकन सो कहा जाए का करी, कहाँ जाई का करी। अब यहां लग गया पूर्ण विराम। देखिए ये था पहला चरण, ये था दूसरा चरण, ये था तीसरा चरण, और ये था चौथा चरण। तो दूसरे और चौथे के अंत में पूर्ण विराम लगा, ठीक है, लेकिन पहले और तीसरे में नहीं लगा। यही कॉन्सेप्ट होता है पूर्ण विराम लगने का। अगर वाक्य में, इसका दो कॉन्सेप्ट है, पहला वाला देखे तो अगर किसी भी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगता है। दूसरा बात, छंद के चरणों में द्वितीय और चतुर्थ चरणों में लगता है, पहला और एक में नहीं लगेगा। एक और तीसरा में क्या होगा, प्रयोग नहीं होगा, दूसरे और चौथे में होगा। तो इसका प्रयोग तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इसका प्रयोग हम करते हैं। अब महत्वपूर्ण चिन्हों को देखते हैं, सबको देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे योजक और समास चिन्ह था, तो योजक और समास चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, समानार्थी शब्दों में होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों में होता है, सार्थक निरर्थक शब्दों में होता है, दो अलग अलग संख्याओं के बीच होता है, जैसे 2 और 4, लड़का लड़की, दिन रात, धर्म पाप पुण्य, ये सभी चीज़ों में उसका प्रयोग होता है। यौगिक क्रियाओं के बीच होता है, तो वो सभी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना आप लोग पता हो। योजक चिन्ह का मतलब जो दो जोड़े में हो, जैसे कि
माता पिता, तो और माता और पिता के बीच योजक और समास चिन्ह का प्रयोग होता है। विपर्यार्थक शब्दों के बीच प्रयोग होता है। दो भिन्न लिंग के बीच प्रयोग होता है, ठीक है। समानार्थी शब्दों के बीच प्रयोग होता है। सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच प्रयोग होता है। दो अभिन्न अलग अलग संख्याओं के बीच प्रयोग होता है, तो वो उसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इकहरा आवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, वो महत्वपूर्ण है। इकहरा या एकल अवतरण चिन्ह। नंबर 2, इकहरा या इसी को बोलते हैं एकल अवतरण चिन्ह। कैसे होता है, ये वाला का प्रयोग कहाँ होता है इसको देखते हैं। देखिए, किसी वाक्य के गठन में अगर किसी पद विशेष पर ध्यान आकृष्ट किया जाता हो तो वहां इसका प्रयोग होता है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ये पूछा जाता है और महत्वपूर्ण भी है। लिखिए एक बात, किसी वाक्य गठन में किसी पद विशेष पर ध्यान आकृष्ट, किसी वाक्य गठन में किसी पद विशेष पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु जिस चिह्न का प्रयोग होता है, जिस चिह्न का प्रयोग होता है उसे एकल अवतरण चिह्न कहते हैं। उसे एकल अवतरण चिह्न कहते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है, यहाँ पे लिखे कि मधुरिमा भाववाचक संज्ञा है, तो मधुरिमा जो है वो कैसा संज्ञा है, भाववाचक, तो यहाँ पे लग जाएगा एकल अवतरण चिह्न, ठीक है। दूसरा उदाहरण दिखाते हैं। लिखे कि तुम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तुम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। अगर इस वाक्य को देखें तो यहाँ भी तुम में क्या लग गया, एकहरा आवरण या एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। एक नियम ये हुआ, ठीक है। एक नियम ये, इस चिन्ह का प्रयोग अन्य स्थितियों में होता है। एक बात और लिखिए, ये तो किसे कहते हैं वो हो गया, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है। लिखिए, इसका प्रयोग तो प्रयोग में नंबर 1 में लिखिए, व्यक्ति का उपमान हमेशा या व्यक्ति, ऐसे लिखिए, संक्षिप्त करके लिखिए, व्यक्ति के उपमान में, जैसे व्यक्ति के उपमान में अगर समझें तो जैसे कवि है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला इनका उपमान है, तो क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में उपमान क्या था, निराला, तो निराला में लग जाता है। और लिखिए, जैसे नाम अब लोग सुने होंगे दिनकर जी का, तो रामधारी सिंह दिनकर उदाहरण में, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य, तो यहाँ भी लग गया एक अवतरण चिन्ह। और लिखिए, जैसे लिखते हैं ये, और को उपमान देते हैं, जैसे नाथूराम शर्मा शंकर, तो जो शंकर उपनाम उपमान है तो उसमें पहला अवतरण चिन्ह लग गया। एक प्रयोग तो समझ गए। दूसरा प्रयोग लिखिए, दूसरा नाम के साथ आने वाली उपाधियों में, दूसरा प्रयोग नाम के साथ आने वाली उपाधियों में इसका प्रयोग होता है। जैसे जैसे अगर उदाहरण देखें तो भारत रत्न, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर। अब बताइए कि नाम के साथ आने वाली उपाधियां, उपाधियां क्या थी, उपाधियां थी भारत रत्न, तो भारत रत्न में एकल आवरण चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। आगे बात, दूसरा उदाहरण समझिए। एक आलोचक है ना विजयेंद्र स्नातक, तो स्नातक इनकी उपाधि है, तो ये भी लिख सकते हैं। उपाधियां क्या थी, विजयेंद्र स्नातक, तो स्नातक में ये चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो दो नियम हो गया इसका। तीसरा नियम लिखिए, वाक्य में किसी पद की विशेषता, वाक्य में किसी पद, वाक्य में किसी पद की विशेषता बताने में, विशेषता बताने में कैसे वाक्य में अगर किसी पद की विशेषता बताई जाती है तो इसका प्रयोग कैसे होगा, तो देखिए, परिश्रमी व्यक्ति, जैसे कि लिखिए परिश्रमी परिश्रमी व्यक्तिवाचक, परिश्रमी व्यक्तिवाचक तथा गुणवाचक है, परिश्रमी व्यक्तिवाचक तथा गुणवाचक विशेषण है। तो कौन विशेष, किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो परिश्रमी की, तो परिश्रमी में क्या लग जाएगा, एकल आवरण चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। और उदाहरण लिखिए, आज, कल, या ऐसे लिखिए, आज देश में, आज देश में जयचंदों की, आज देश में जयचंदों, आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंद पद जो है वो क्या है एक जातिवाचक हो गया। क्यों, जयचंद कौन था, तो जयचंद एक धूर्त राजा था, जो इसके कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के नाते पड़ा। और जयचंद का मतलब यहाँ क्या हुआ, जयचंद का मतलब यहाँ हुआ गद्दार, ठीक है, जयचंद का मतलब क्या हो गया, गद्दार। तो इसके लिए एकल आवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसके लिए क्या हुआ, एकल आवरण चिन्ह का जो है प्रयोग किया गया, एकल आवरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया गया। समझ गए। और उदाहरण देखिए, यदि किसी वाक्य में रचना और रचनाकार दोनों का नाम हो तो किसी वाक्य में रचना व रचनाकार का नाम, किसी वाक्य में रचना व रचनाकार का नाम, किसी वाक्य में रचना व रचनाकार
दोनों का नाम हो तो रचना में इसका प्रयोग होता है। रचना में इसका प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा प्रयोग लिखा दिया ना जी। इसका प्रयोग होता है। जैसे लिखते हैं कि रामचरितमानस, अगले पेज में लिखिए, रामचरितमानस कालजयी रचना है। ऐसे अगर लिखें एक उदाहरण में कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। रामचरितमानस तुलसी की कालजयी रचना है। अब बताइए रचनाकार कौन है, तुलसीदास। रचना कौन है, रामचरितमानस। तो यहाँ क्या लिखा है कि किसी वाक्य में रचना व रचनाकार दोनों का नाम हो तो रचना में इसका प्रयोग होता है। तो रचना में लगा दीजिए एकल आवरण चिन्ह। रचना में इसका एकल आवरण चिन्ह लग गया। आ गई बात समझ में। एक महत्वपूर्ण बात थी दोहरा आवरण चिन्ह के बारे में, उसको भी देख लीजिए। दोहरा आवरण चिन्ह नेक्स्ट नंबर 3 में लिखिए। दोहरा आवरण चिन्ह, दोहरा अवतरण, आवरण नहीं होता, अवतरण चिह्न होता है। अवतरण चिह्न कैसे होता है, तो डबल इन्वर्टेड होता है चिह्न। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, बस एक लाइन में लिख लीजिए। वक्ता के कथन का ज्यों को त्यों उद्धृत करने हेतु, वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता के कथन का, वक्ता के कथन को लिखे, कथन को ज्यों का त्यों, जैसे को तैसा, ज्यों का त्यों उद्धृत, उद्धृत वक्ता के कथन का ज्यों का त्यों उद्धृत करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग होता है। करने हेतु इस चिह्न का प्रयोग होता है। इस चिह्न का प्रयोग होता है। वक्ता के कथन का ज्यों का त्यों उद्धृत करने हेतु इस चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे से समझ लीजिए कहानी समाप्त हो जाएगी और इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। अल्प विराम आप लोग को पता है, इसे नहीं पता तो पढ़ा देते हैं। जैसे एक उदाहरण, राम ने बताया कि, राम ने बताया कि अर्थात राम का ये कथन है। क्या बताया कि श्याम नहीं आएगा, श्याम नहीं आएगा। अब यहाँ पर हो गया एकल आवरण चिन्ह का प्रयोग। राम ने बताया कि श्याम नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो गया दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि श्याम नहीं आएगा ये किसने बताया, मोहन। तो मोहन का कथन था इसलिए। ठीक है। जैसे एक कथन बोले, युवा देश की शक्ति है। मान लीजिए कथन है, युवा देश की शक्ति है, देश की शक्ति है, ये कथन है। ठीक है। किसका कथन है, मान लीजिए कि ये कथन है, ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए कि ये स्वामी दयानंद, ये विवेकानंद का कथन है। तो ये कथन है ना, तो ऐसे डबल इन्वर्टेड में आ जाएगा और लिख सकते हैं किसका कथन है, तो स्वामी विवेकानंद का लिख सकते हैं। तो किसी का कथन का अगर हूबहू कॉट करना हो, हूबहू कॉपी करना हो, तो वहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग, विवेकानंद का ये कथन है। आ गई बात समझ में, इसका प्रयोग यही होता है। अब जो बात है कि अल्प विराम का कहाँ होता है, पूर्ण विराम का कहाँ होता है, तुल्यता बोधक का कहाँ होता है, तो मूल बातें समझ लीजिए, अब उतना लिखाएंगे नहीं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है, वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों के बीच अल्प विराम होता है। जैसे राम ने आम, अमरूद, केले, अनार खरीदे,
तो अमरूद, केला, अनार ये सब क्या था, फल है। तो एक ही प्रकार के अगर पद आ रहे हों तो वहाँ पे क्या लगता है, अल्प विराम चिन्ह का, अल्प विराम मतलब कॉमा जो लगता है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, किसी वाक्य में अगर कोई उपवाक्य आता हो तो वहाँ पे क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जैसे बोलते हैं हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं और उसमें उपवाक्य अर्थात छोटे वाक्य होते हैं, वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्हों के बीच, उद्धरण चिन्हों से पूर्व क्या होता है, अल्प विराम का चिन्ह होता है। जैसे उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो उसने कहा, ठीक है, तो उसने कहा में लग जाएगा क्या, अल्प विराम का चिन्ह लग जाएगा। समझ में नहीं आ रही है? अच्छा कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसको फिर हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। तो हम लोग दोहरा अवतरण चिन्ह देखे हैं, कुछ और जो चिन्ह हैं उसको हम लोग, जैसे एक है अल्प विराम, एक है अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम, एक है तुल्यता बोधक, प्रश्नवाचक, विकल्प बोधक, इन सभी चीज़ों को अगले क्लास में देख लेंगे। तो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये सब होता क्या है और कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने दीजिए। व्याकरण की क्लास थी इसलिए ज़्यादा नहीं, अगले क्लास में इसको देख के समाप्त ही कर देंगे और अच्छे से हो जाएगा। तो आज हम लोग कितने चिन्ह को देखे हैं, आज हम लोग एक दोहरा अवतरण चिन्ह देख लिए, एक देख लिए एकल अवतरण चिन्ह, और एक देख लिए पूर्ण विराम, और इससे पहले सिर्फ चिन्हों के बारे में बताए हैं। ठीक है, विराम चिन्ह इसलिए पढ़ा दिए हैं इस क्लास में वाक्य शुद्धि में, क्योंकि इससे भी वाक्य में अशुद्धियाँ आ जाती है, जिसके कारण इसको जानना है। तो लगभग ये 5 क्लास हुई, एक क्लास इस पर और होगी तो ये पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।